Good morning, students. In the last video, we discussed about the balanced and unbalanced forces. So now there are three laws of motion, and all these three laws they are given by the Newton. But Newton's first law that is based on the Galileo's experiment. So we will learn about all these laws one by one. First of all, in this video, we will learn about the Galileo's experiment and what was the conclusion of Galileo's experiment. So earlier, it was believed that the coming of an object to rest position is the natural tendency of the object. पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे आ रहा है, अगर मान लीजिए आपने कोई एक बॉल है उसको आपने थ्रो कर दिया तो आपको पता है कि कुछ टाइम बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी. तो ये मानते थे कि ये इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल कोशिश ये रहती है कि वो रेस्ट पे आ जाए. लेकिन गैलीलियो जो थे वो इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे. गैलीलियो का मानना ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर हमें उसका कोई भी स्टेट चेंज करनी हो तब अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है. लेकिन अगर उसकी स्टेट एक बार चेंज हो गई तो वो उसी स्टेज में रह सकता है इवन अगर उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा. मतलब जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, एक बार उसको अनबैलेंस्ड फोर्स आपने दे दिया ताकि उसका वो मोशन में आ जाए, बट आफ्टर reaching into a particular motion, it will no more require unbalanced force if the surface is smooth. तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था? गैलीलियो ने स्लोप्स लिए एंड ये जो स्लोप्स थे ये बिल्कुल एज स्मूथ एज पॉसिबल लिए गए थे, क्योंकि आपको एक फोर्स के बारे में पता होगा विच इज फ्रिक्शनल फोर्स. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा था. फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है. मान लीजिए ये एक बॉल है. इस बॉल को आपने इस सरफेस के ऊपर रख दिया तो इस बॉल और इस सरफेस के बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगता है. उसको क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है. अगर बॉल इस डायरेक्शन में चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. अगर बॉल इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. इट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जिस भी जगह से एक बॉडी कांटेक्ट में है दूसरी बॉडी के साथ, लाइक दिस इज बॉल एंड दिस इज द फ्लोर, तो ये दोनों आपस में जहां से कांटेक्ट में है वहां पे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा. मींस जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, बॉल मूव कर रही है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. सो यहाँ पे सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ रखे गए, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होते हैं उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है. जैसे आप अगर एक ऐसी रोड पे चलो जो कि बहुत ही खराब हो रखी है जिसपे बहुत सारे गड्ढे हैं तो वहां पे फ्रिक्शनल हाई होता है, इसलिए आपको मूवमेंट में मुश्किल होती है. वही अगर आप एक स्मूथ रोड पे चलेंगे जहां पे कोई गड्ढे नहीं है तो वहां पे आप इजीली मूव कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है. तो यहाँ पे गैलीलियो ने एज स्मूथ एज पॉसिबल सरफेस लिया और एक बॉल ली जो कि मार्बल की थी. मार्बल भी जो है स्मूथ होता है तो इसीलिए उससे फ्रिक्शन और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है. तो गैलीलियो ने क्या किया? गैलीलियो ने सबसे पहले एक लेफ्ट प्लेन लिया, एक राइट प्लेन लिया. गैलीलियो ने इन दोनों प्लेन का जो एंगल है वो सेम रखा. दिस इज फर्स्ट प्लेन, दिस इज सेकंड प्लेन. अभी आप ये दोनों नहीं देखेंगे, आपने ये वाला और ये वाला देखना है. तो यहां से गैलीलियो ने क्या किया? बॉल को छोड़ दिया. ये जो मार्बल बॉल है इसको यहां से छोड़ दिया. अब ये जो मार्बल बॉल है ये यहाँ पे जैसे ही गैलीलियो ने इसको छोड़ा ये नीचे जाने लगेगी. क्यों जाने लगेगी? क्योंकि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, विच यू विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स. सो अर्थ attracts every object towards itself. That is why this ball will move downwards. And ये बॉल जो है यहां से नेक्स्ट प्लेन पे उतनी ही हाइट पे जाएगी जितनी हाइट से उसको छोड़ा गया था. तो बॉल जो है अगर एंगल सेम है तो बॉल एग्जैक्टली बिल्कुल सामने पहुंच रही है. मीन्स बॉल ने सेम हाइट को अचीव किया. अगेन अब जो गैलीलियो है व्हाट ही डज, उन्होंने क्या किया?
इस बार एंगल रिड्यूस कर दिया। अब आपको ये नहीं देखना, अब आपको सेंटर वाला देखना है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एंगल थोड़ा सा कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो अब जब गैलीलियो ने यहाँ से बॉल को रिलीज किया तो वो, और इस बार बॉल ने इस साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया ताकि सेम हाइट को वो अचीव कर सके। और ऐसे ही गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया, अगर वो एंगल को रिड्यूस कर रहे हैं तब भी जो मार्बल बॉल है वो सेम हाइट को अचीव करने की कोशिश कर रही है। लास्ट में गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने इस एंगल को बिल्कुल जीरो कर दिया एंड ये बॉल जो है वो मूव करती चली गई। तो गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर इस बॉल के ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स अब नहीं लग रहा होता, क्योंकि दिस बॉल इज ऑलरेडी इन मोशन, it has already experienced unbalanced force so that it can come in motion. Now if it does not experience any unbalanced force, still, so this ball can move forever. अगर इस बॉल के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे तो ये बॉल जो है ये फॉरएवर मूव कर सकती है। अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं सरफेस को स्मूथ बना बना के, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम फ्रिक्शन को बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर दें। सो प्रैक्टिकल सिचुएशन में इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव a complete frictionless surface, but from this experiment Galileo concluded from this experiment, he concluded that अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अनलेस उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा हो। सो दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। एंड इसी बेसिस पे न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के आइडिया को ही लेके और 3 लॉज बना दिए। 3 लॉज गैलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट थे उसकी हेल्प से न्यूटन ने 3 लॉज बना दिए, और जो फर्स्ट लॉ है वो ऑलमोस्ट वही स्टेटमेंट है जो कि गैलीलियो ने दी थी। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। अब ये फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या है, दिस फोर्स शुड बी अनबैलेंस्ड फोर्स। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर वो मोशन पे है तो मोशन में रहना चाहता है। और एक ऑब्जेक्ट जो है जितना हैवी होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया को हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मास। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब एक तरीके से क्या होता है कि अगर कोई बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही है, तो वो ये चाहती है कि भाई मैं रेस्ट पे ही रहूं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो ये चाहती है कि वो मोशन में ही रहे। और अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो चाहती है वो उसी डायरेक्शन में चलती रहे। तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. So we will talk about the inertia in the next video. So I hope what is the basic meaning of inertia that is clear to you. So inertia का मतलब भी यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी मीन्स कोशिश, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट। जो अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट है मीन्स जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहे, या फिर कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चल रहे थे उसी वेलोसिटी से चलते रहे, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहे। उसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया भी कहते हैं। और यही हमने फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा। यही रीजन है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, and in the next video we will learn about what is inertia and what are the types of inertia.
दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।